गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और अब हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ऑलमोस्ट फिनिश कर ली है और अब हम धीरे धीरे करके मिडिवल हिस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा सिनारियो हम बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के, और फिर इसी के साथ हम धीरे धीरे मिडिवल को कनेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। तो आज का चैप्टर हमारा रहने वाला है अर्ली मिडिवल नॉर्थ इंडिया के बारे में। मतलब जो हर्षवर्धन का एरा हमने पढ़ा, उसके बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज़ हैं जो नॉर्थ इंडिया को रूल करती हैं, या फिर नॉर्थ इंडिया में उसके बाद क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, हर्षवर्धन का जब एरा ख़त्म होता है, उसके बाद राजपूत इमर्ज होते हैं एज अ पावरफुल फोर्स हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, और इंडिया की जो पॉलिटिकल सीन है नॉर्दर्न इंडिया में उसको डोमिनेट करते हैं अगले 500 सालों तक। ठीक है, मतलब लगभग 7th सेंचुरी में इनका टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो 8th सेंचुरी एडी के ख़त्म होते होते इंडिया में 3 ग्रेट पावर्स मौजूद रहती हैं। सबसे पहले पालाज रूल करते हैं ईस्टर्न साइड में इंडिया के। उसके बाद गुजरात प्रतिहाराज जो हैं ये नॉर्थ में रहते हैं, और राष्ट्रकूटाज जो हैं ये डेक्कन में रहते हैं। इनके बारे में धीरे धीरे चल के हम आगे भी पढ़ें। जब हम पढ़ेंगे अर्ली मिडिवल पीरियड इन साउथ इंडिया, तो वहाँ पे राष्ट्रकूटाज को कवर करेंगे। तो इसी तरह से इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वगैरह होती है। रीज़न क्या है, सब अपने आप को सुप्रीम प्रूव करना चाहते हैं, और स्पेशली जो कन्नौज वाला एरिया है उसको ऑक्युपाई करना चाहते हैं। ठीक है, कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट है? कन्नौज एक डिस्ट्रिक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तर प्रदेश में, और ये सिंबल है सॉवरेनिटी का, और इसको जो कोई भी ऑक्युपाई करता था उसको लगता था कि अब वो पूरे इंडिया को कवर कर लेगा, या फिर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सुप्रीम हो जाता था, इसीलिए कन्नौज एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा पालाज के बारे में पढ़ लेते हैं। पालाज 750 से लेके 1150 तक रहते हैं, और इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं गोपाल। ठीक है, इन्होंने 750 एडी में इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। इनके बेटे हैं धर्मपाल, ये सक्सीड करते हैं गोपाल को, और धर्मपाल ही वो हैं जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था। ठीक है, और इसके अलावा धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी फाउंड किया है। और जो पाला डायनेस्टी है इसको बाद में सक्सीड करती है सेना डायनेस्टी, ये बंगाल में बेसिकली रहती है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूलर हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के जो कोर्ट पोइट हैं ये हैं जयदेव। ठीक है, जयदेव इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। तो ये हो गई पालास की बात। सेकेंड हम पढ़ते हैं प्रतिहारास की बात। प्रतिहारास का जो टाइम एरा है वो भी इनके आसपास ही है, 730 से लेके 1036 तक, और इनको आप गुज्जर प्रतिहारास भी कह सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये ओरिजिनेट हुए थे फ्रॉम गुजरात, या फिर आप साउथ वेस्ट राजस्थान कह सकते हैं, वहाँ से ओरिजिनेट हुए थे। इसके ग्रेटेस्ट रूलर प्रतिहारास के कौन हैं? ये हैं भोज, या फिर आप इनको मिहिर भोज भी कह सकते हैं। और याद रखिएगा, मिहिर भोज जो हैं ये डिवोटी हैं विष्णु के, और इन्होंने अपने लिए एक टाइटल अडॉप्ट किया था जिसका नाम है आदि वराह। ठीक है, तो बस यही इंपॉर्टेंट है प्रतिहारास से। और थर्ड डायनेस्टी हमने कौन सी बात की? राष्ट्रकूटाज की। राष्ट्रकूटाज का जो टाइम एरा है वो भी इन्हीं के आसपास ही रहेगा, और 752 से लेकर 973 तक। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये हैं दंती दुर्ग। ठीक है, इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था मालखेड़ में, और इनके ग्रेटेस्ट रूलर्स में कौन कौन आते हैं? गोविंद 3 हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर इसके अलावा अमोघ वर्ष भी हैं। अमोघ वर्ष ने लगभग 64 साल तक रूल किया था इस किंगडम को। और फेमस रॉक कट टेम्पल है कैलाश का एट एलोरा केव्स, इसको बिल्ड किया था वन ऑफ द राष्ट्रकूटा किंग्स कृष्ण फर्स्ट ने। ठीक है, तो बस इतनी ही थियरी काफ़ी है मिडिवल एरा में नॉर्दर्न इंडिया को समझने के लिए। ठीक है, फिर जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती चलेगी। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर वॉज सेंट टू द हर्षास कोर्ट इन 646 AD? तो ऐसा माना जाता है कि चाइना और इंडिया की फोर्सेस में काफ़ी ज़्यादा बैटल छिड़ गई थी इन द लेटर हाफ ऑफ 7th सेंचुरी AD। ठीक है, और चाइनीज एम्परर ने सेंड किया था वैंग ह्यून से को एज एन एनवॉय हर्षवर्धन के कोर्ट में। कब सेंड किया था? 646 AD में। और किंग भास्कर वर्मन ऑफ कामरूप, इन्होंने हेल्प की थी वैंग ह्यून से को इन डिफीटिंग द अर्जुना। ठीक है, तो बस याद रखिएगा ये जो ट्रेवलर हैं ये किसके कोर्ट में आए थे? तो हर्षवर्धन के कोर्ट में। आपको कमेंट्स में मेंशन करना है कि हर्षवर्धन के कोर्ट में एक और कौन चाइनीज ट्रेवलर आए थे जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फॉट विथ परसिकाज? इसमें से कौन से राजा हैं जो परसिकाज के साथ लड़ाई कर चुके हैं? तो ये डिटेल हमें मिलती है गौड़ा वहोज में,
और इसमें यशोवर्मन के अचीवमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। ऐसा मानना था कि यशोवर्मन साउथ इंडिया में धीरे धीरे करके मार्च करते हैं और वहाँ पे किंग ऑफ डेक्कन को हराते हैं और साथ ही ये सदर्न सी को पहुँच जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने परसिकास के साथ लड़ाई की थी और इनको ट्रिब्यूट मिला था फ्रॉम द रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो बस याद रखिएगा इसमें से कौन से राजा हैं जिन्होंने परसिकास के साथ लड़ाई की थी, ये हैं यशोवर्मन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज लोकपाल, गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड इन द नालंदा स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो नालंदा स्टोन इंस्क्रिप्शन के मुताबिक यशोवर्मन जो हैं इनको आप लोकपाल कहते हैं, गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। विच ऑफ द फॉलोइंग चालुक्य किंग फॉट विद द यशोवर्मन। इसमें से कौन से चालुक्य किंग हैं जिन्होंने यशोवर्मन के साथ लड़ाई की थी। तो कुछ इंस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ चालुक्य किंग विनय आदित्य, जिनका एरा 681 AD से लेकर 696 AD तक रहता है, इनके बेटे विजय आदित्य जो हैं इन्होंने लड़ाई की थी यशोवर्मन के साथ, जिनको लॉर्ड ऑफ द होल नॉर्दर्न रीजन भी कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ये नहीं हो जाएगा, आंसर होगा विजय आदित्य। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड द प्रतिहारा डायनेस्टी। प्रतिहारा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था। तो प्रतिहाराज को आप गुर्जर प्रतिहाराज भी कह सकते हैं और ये जो डायनेस्टी है इसको फाउंड किया था हरिश्चंद्रा ने, जोधपुर वाले एरिया में इन द साउथ वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। पीछे जो हमने मिहिर भोज की बात की थी, मिहिर भोज ग्रेटेस्ट रूलर हैं लेकिन वो इस डायनेस्टी के फाउंडर नहीं है, ठीक है, हरिश्चंद्र फाउंडर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर मालवा, राजपुताना एंड गुजरात। तो ये है नाग भट्ट फर्स्ट, जो कि कंसिडर किए जाते हैं एज द रियल फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहाराज, और इन्होंने हराया था अरब की आर्मी को अंडर तामिन एंड जुनैद ड्यूरिंग द कैलिफेट कैंपेन्स इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने अपने कंट्रोल को एक्सटेंड किया था मालवा, राजपुताना और गुजरात वाले एरिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव। कौन से इसमें से राजा हैं जिन्होंने राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव से मात खाई थी। तो ये हैं नागभट्ट फर्स्ट, ठीक है। इनका एरा 730 से लेके 760 CE तक रहता है और ये बिलोंग करते हैं अवंती या फिर मालवा रीजन को, जो कि प्रेजेंट डे आप मध्य प्रदेश है कह सकते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी किंगडम को एक्सपैंड किया था टुवर्ड्स द एरियाज ऑफ मालवा, राजस्थान एंड गुजरात, और इनको किसने हराया था, राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग सक्सीडेड नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट को सक्सीड कौन करता है। तो ये है वत्सराज, जिनका एरा 780 से लेके 800 CE तक रहता है। ये वन ऑफ द सक्सेसर्स हैं नागभट्ट फर्स्ट के, और इन्होंने अपना एरिया एक्सटेंड किया था नॉर्दर्न इंडिया के ज़्यादातर हिस्से में, और इन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर ली थी, ठीक है। कन्नौज वेस्टर्न यूपी में लाई करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द पॉपुलर रूलर ऑफ प्रतिहारास। प्रतिहारास के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है। तो हमने थियोरी में इसकी बात की है, ये हैं मिहिर भोज, जिनको आप भोज भी सिर्फ कहते हैं, और इनका एरा है 836 से लेके 885 CE तक, और ये ग्रैंड सन है नागभट्ट सेकेंड के, ठीक है। तो लगभग 46 ईयर्स तक ये थ्रोन पे होते हैं और ये माने जाते हैं मोस्ट सक्सेसफुल एंड द पॉपुलर रूलर ऑफ प्रतिहाराज। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज आइडेंटिफाइड एज किंग जुज्र फ्रॉम द ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ द 9th century अरब मर्चेंट सुलेमान। तो मिहिर भोज को आइडेंटिफाई किया जाता है एज द किंग जुज्र फ्रॉम द ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ 9th century अरब मर्चेंट, जो कि हैं सुलेमान, और इनके मुताबिक मिहिर भोज ने ग्रेटर मिलिट्री पावर को पजेस किया हुआ था उनके टाइम पे। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज कॉल्ड एज किंग बौरा बाय अल मसूदी। किस राजा को टाइटल मिला था किंग बौरा का, जो कि दिया था अल मसूदी ने। तो ये हैं मिहिर भोज। एक्चुअली मिहिर भोज को अरब राइटर्स ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, क्योंकि इन्होंने अपने एम्पायर को रॉबर्ट से काफ़ी ज़्यादा सेफ रखा था, और इसीलिए इनको किंग बौरा कहा था अरब के एक ट्रेवलर अल मसूदी ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग सक्सीडेड द किंग भोज फर्स्ट। मिहिर भोज। मिहिर भोज को कौन सक्सीड करता है। तो महेंद्र पाल फर्स्ट जो हैं ये सक्सेसर होते हैं मिहिर भोज के, और प्रतिहारा एम्पायर जो है वो अपनी प्रॉस्पेरिटी की पीक पे पहुंच जाती है अंडर मिहिर भोज, और इनकी जो एक्सटेंट है टेरिटरी की वो लगभग गुप्तास से मिलती जुलती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फॉट अ वॉर विद द किंग ऑफ कश्मीर। इसमें से कौन से राजा हैं जिन्होंने कश्मीर के किंग के साथ लड़ाई की थी। तो महेंद्र पाल के एरा में जो गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर है वो वेस्ट को पहुंच जाती है, साथ ही सिंध के बॉर्डर को पहुंच जाती है, बंगाल तक पहुंच जाती है ईस्ट में अगर बात करें, और हिमालयाज तक पहुंच जाती है नॉर्थ में, ठीक है। और इनकी लड़ाई हुई थी किंग ऑफ कश्मीर के साथ। तो ये कौन है, महेंद्र पाल। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट रोट कर्पूरा मंजरी। इसके राइटर कौन है।
तो जो महेंद्र पाल फर्स्ट हैं, इन्होंने अपने लिए एक टाइटल अडॉप्ट किया था महाराजा धीराज का, ठीक है। और इनके कोर्ट में होते हैं राजशेखर, जो कि एक एमिनेंट संस्कृत पोइट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं और क्रिटिक हैं, जिन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं। इसमें से एक है कर्पूरा मंजरी। एक और प्ले काफ़ी फेमस है इनका, जिसका नाम है काव्या मीमांसा। फाइन, तो याद रखिएगा किसने लिखा है, राजशेखर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज कंपोज्ड बाय राजशेखर, द कोर्ट पोइट ऑफ महेंद्र पाल। कौन कौन से इसमें काम राजशेखर के हैं, जो कि कोर्ट पोइट थे महेंद्र पाल के। तो राजशेखर एक एमिनेंट संस्कृत पोइट हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये महेंद्र पाल फर्स्ट के कोर्ट में रहते हैं ड्यूरिंग 10th सेंचुरी लगभग। और इन्होंने बहुत सारे प्लेज और पोइम्स लिखे हैं, जिसमें पीछे बात हुई थी कर्पूरा मंजरी की। इसके अलावा विधासल भंजिका भी इन्हीं की है, भृंजिका भी इन्हीं की है, और दो और हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, बाल रामायणा और एक और है बाला भरता, ठीक है। अच्छा, यहाँ थर्ड भी दिया हुआ था बाला रामायणा, तो यहाँ पे सारे सही हैं, आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटा किंग इंद्र 3। इंद्र 3 से कौन हारते हैं, आपको ये बताना है। तो महेंद्र पाल, जिनका एरा हमने पढ़ा कि कब से कब तक था, 885 से लेके 910, ये मिहिर भोज के सक्सेसर रहते हैं और इनको हराते हैं राष्ट्रकूटा के किंग इंद्र 3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो गोपाल ने नींव रखी थी पाला डायनेस्टी की, और कब रखी थी, तो 8th सेंचुरी के आसपास। अच्छा, एंशियंट प्राकृत लैंग्वेज में पाला का मतलब होता है प्रोटेक्टर, ठीक है। तो पाला डायनेस्टी में जो भी रूलर्स हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे पाला लगाया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सिटीज वर इंक्लूडेड इन द पाला किंगडम। पाला किंगडम में कौन कौन सी सिटीज आती हैं, पाटलिपुत्र, विक्रमपुरा, रामवती, मोनघीर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो पालास का जो किंगडम है, उसमें बंगाल और बिहार का पूरा पूरा एरिया आता है, जिसमें मेजर सिटीज मौजूद हैं पाटलिपुत्र की, विक्रमपुरा, रामवती और मुनघीर वगैरह, ठीक है। इसके अलावा और कुछ सिटीज़ की बात करें तो तमरा लिप्ति भी इसी में आती है, और जग्गा डला, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 and 4 सारे ही ठीक हैं। द पाला किंग्स वर द फॉलोअर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। पाला किंग्स किस रिलीजन को फॉलो करते थे, तो पाला किंग्स फॉलोअर हैं बुद्धिज्म रिलीजन के, और स्पेशली ये महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। साथ ही ये तंत्रिक स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म को भी फॉलो करते थे। और इसमें मैंने डिफरेंस क्या बताया था कि बुद्धिज्म जो है वो आगे जाके हीनयान और महायान में डिवाइड हो जाती है। हीनयान में लॉर्ड बुद्धा को सिर्फ प्रीचर माना जाता है, लेकिन महायान में लॉर्ड बुद्धा को गॉड माना जाता है, ठीक है। तो ये जो पाला किंग्स हैं, ये महायान बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं। द पाला रूलर गोपाल रूल्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। गोपाल जो रूलर हैं, इनका एरा कब से कब तक रहता है, तो 750 से लेकर 770 AD तक। तो कभी कभी इस तरह के फिगर वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये हो गई नॉर्थ इंडिया की बात। मतलब हमें समझ में क्या आया कि हर्षवर्धन का एरा जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ पे ये छोटी छोटी डायनेस्टीज़ हैं जो इस तरह से पूरे इंडिया में फैल जाती हैं, और आपस में ही ये लोग सुप्रीम बनने के लिए लड़ाइयाँ करने लगते हैं। और फिर हम धीरे धीरे आगे देखेंगे कि किस तरह से मिडीवल पीरियड हमारा स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे कि साउथ इंडिया में क्या हो रहा था उस टाइम पे। तो थोड़ा सा साउथ इंडिया में जो भी डायनेस्टी रह गई हैं हमारी, चालुक्यास वगैरह, उनको हम कवर करते हुए फिर आगे चलेंगे। तो कल के लेक्चर में ज़रूर आइएगा। जो लोग भी मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं, सच में उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, और इसको जो टर्म्स वगैरह हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं याद रखने में, तो लोग ज़्यादातर इसको क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो सच में आप सब के लिए हैट्स ऑफ, और आई एम श्योर कि आपको इसका रिजल्ट ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और कल के लेक्चर में ज़रूर आइएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.